थोड़ा सा सर के बारे में बताऊंगा। सर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और सर को सेवानिवृत्ति के दौरान सेना मेडल मिला, वीरता पदक से अलंकृत हैं सर। युद्ध के दौरान घायल अभिनेता हैं सर। सर अभिनेता के अलावा इन्फ्लुएंसर हैं, लेखक हैं, कवि हैं और एक बहुत अच्छे लीडरशिप कोच हैं। हम लोग के लिए बड़ी गौरव की बात है कि सर ने अपना समय निकाला और हमारे बीच आए और हमको बताएंगे, हम लोग को मार्गदर्शित करेंगे। सर जैसे कि हम लोग के आज के सत्र का नाम है शौर्य के शोक गीत, तो हम लोग थोड़ा सा एक जो परिचय दिया गया मैं उसके बारे में। देवियों सज्जनों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं इसीलिए रोक रहा हूं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं जो मेरा परिचय दिया गया। मैं बाहरी हूं, इतना बड़ा अच्छा व्याख्यान किया, लेकिन एक है क्योंकि मुझे आदत है कोई भ्रम नहीं लेके जाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैंने मृत्यु को मात दी, मृत्यु को पराजित किया है। तो ये भ्रम ना मुझे है ना आप कभी रखना भविष्य में, कोई मृत्यु को पराजित कर सकता है। और जय पराजय तब होती है जब किसी के साथ युद्ध होता है। वो अलग बात है कि ठीक है, युद्ध मुझे भी लग रहा था कि मैं कर रहा हूं, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि मृत्यु तो यार आज की दिवस में, अब बाकी जीवन जो मैं जी रहा हूं, मेरा सबसे परम मित्र जो है वो मृत्यु है। तो उससे लड़ने का अब बात कर रहा हूं मैं, उससे लड़ने का मेरा प्रेरणा मृत्यु है। उस पर आऊंगा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि परिचय में बताया गया था तो कोई मृत्यु को पराजित नहीं कर सकता है। यमराज ने बोला चल बेटा जा, एक बार जी लो यार एक और जिंदगी। और उनका बड़प्पन था, हम कहाँ यार, और दुनिया में कौन सिकंदर और कौन, किसी की औकात नहीं है कि मृत्यु को पराजित कर पाए, है ना। और मृत्यु मेरी बहुत अच्छी मित्र है, क्योंकि अब जब भी जीवन में मुझे दुख होता है, मैं पिछले साल बहुत बीमार पड़ा था, बहुत पीड़ा थी, तो मृत्यु मेरे साथ रहती है हमेशा। आपके साथ भी है वैसे, प्लीज डोंट माइंड, घबराना मत, हमेशा साथ रहती है मृत्यु। तो जब बहुत पीड़ा हो रही थी तो मेरे मृत्यु साथ में थी, बोला चिंता ना कर, तेरे से नहीं बर्दाश्त होगा तो मैं निवृत्त कर लूंगा। तो इट्स सच ए ग्रेट फ्रेंड मैन, इट कैन रिलीव यू ऑफ ऑल योर प्लेजर्स। तो ये गुमान मत रखिएगा कि हम मृत्यु से टकरा सकते हैं, राइट। सॉरी कहीं मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने बता दिया। जी सर। हाँ, तो सर जैसा कि हमारे सत्र का आज का शीर्षक है शौर्य के शोक गीत, तो इससे ही हम शुरुआत करते हैं। तो सर क्या शौर्य में शोक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी मैं ये दूसरी आपत्ति कर रहा हूं, शौर्य में और शोक कहां से हो जाए। शौर्य तो ऐसा चीज है कि इससे अद्भुत कोई चीज ही नहीं है, और शौर्य में कभी कोई शोक नहीं होता है। और अगर शोक कोई कर रहा है तो वो शौर्य नहीं है। उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। जीवन में जब भी जहां भी अगर आपको शौर्य दिखाने का मौका मिले तो आवश्यक नहीं है कि आपको सेना में ही जाना पड़ेगा। जहां भी अधर्म दिखे आप खड़े हों, संघर्ष करें, शौर्य दिखाएं, शौर्यवान बने। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, यही मेरा संदेश है। सर अंशु अभी परिचय जब दे रहा था तो उसने एक बात बोली कि जंग के दौरान आपके गर्दन में गोली, और उसके बाद जो कंडीशन रही, तो गोली लगने के बाद अब कैसा लग रहा था कि अब क्या होगा, किस तरीके की मनोस्थिति थी उस समय, कैसा आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? अगर अनुमति हो तो इसको मैं कविता के रूप में बताऊं? जी सर, प्लीज सर प्लीज। कविता कौन कौन सुनना चाहता है? ताली के साथ। जब सिपाही के युद्ध की बात की जाती है तो अक्सर लोग यही समझते हैं, आज ही नहीं बहुत पुरातन काल से, कि जो युद्ध है, जो लड़ाई है वो शत्रु से है। और शत्रु कौन है? सामने वाले सैनिक है। आज के परिप्रेक्ष्य में सामने सैनिक है, बंदूक है, गोलियां हैं, बारूद हैं, धमाके हो रहे हैं। युद्ध का मतलब यही समझते हैं लोग। लेकिन कुछ सिपाही एक और युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध की कहानी, उसकी चर्चा ज्यादा इसलिए नहीं होती है कि वो कहानी कहने के लिए वो सिपाही, बहुत कम सिपाही जीवित बच पाते हैं, और कुछ बच भी जाते हैं तो उनको शायद ऐसा मंच नहीं मिलता, या वो साधारण अपना जीवन जीते हैं। सभी के हाथ में, हम पर थोड़ा सा सरस्वती मेहरबान है तो हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो सुना रहे हैं। बाकी कई हैं मुझसे ज्यादा जिन्होंने संघर्ष किया, चुपचाप जाके अपना गुमनामे की जिंदगी जी रहे हैं। तो वो जो दूसरा वाला है, जो युद्ध जो सिपाही लड़ता है, वो तब होता है जब वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इतना घायल
कि मृत्यु साक्षात सामने दिखती है। तो ये जो दूसरा युद्ध वो करता है वो मृत्यु से करता है। तो ये जो दो युद्ध हैं, एक कौन सा, वो शत्रु वाला, और ये दूसरा जो युद्ध है जो मृत्यु वाला। मैं इसी पर एक कविता आपको सुना रहा हूं, चाहूंगा थोड़ा सा शांति से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे साथ हुआ, किस प्रकार से मैंने ये युद्ध लड़ा, उसको मैं कविता में बता रहा हूं। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, वो लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई प्राण की है। वो लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई प्राण की है। वो लड़ाई शत्रु से थी, ये लड़ाई मृत्यु से है। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद ताली हम लास्ट में बजाएंगे, ठीक है ना, पूरी कविता खत्म हो जाने दीजिए। तो उसके बाद क्या है कि मैं गिर गया जमीन पर, पड़ा हुआ हूं, खून बह रहा है, जमीन पर फैल रहा है, मिट्टी में चारों तरफ मैं देख रहा हूं, मृत्यु सामने है। तो उस अवस्था में मैं क्या सोच रहा हूं, उस अवस्था की विवरण जो है अगली पैराग्राफ में है। युद्ध हो और खून बहे, युद्ध हो और खून बहे, सेना में आम कहानी है, पर आज बारी है मेरे खून से इस धरती की प्यास बुझानी। पर आज बारी है मेरे खून से इस धरती की प्यास बुझानी है। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था, हर युद्ध जीत कर आऊंगा, पर आज लग रहा इस युद्ध में शायद ना जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। उसकी अगली अवस्था, जब आए मेरे जवान मुझे उठाकर लेकर भागने लगे गोलियों के बीच से निकालकर, तो उसकी बात है कि उस युद्ध में मैं जवानों से कहता, उस युद्ध में मैं जवानों से कहता, आगे बढ़ो, प्रहार करो। इस युद्ध में वो मुझे कह रहे हैं, साहब थोड़ा इंतजार करो। लड़ाई थी वो साहस की, लड़ाई थी वो साहस की, और थी वो शौर्य की। लड़ाई ये भी है साहस की, तो ज्यादा है ये धैर्य की। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। उसका अगला है कि प्राणों की बाजी लगाकर, अब मेरे को पहुंच गया हूं, मैं हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं मुझे, अंदर आईसीयू के अंदर घुस रहा हूं, तब मैं क्या कह रहा हूं, तब सब जो विचार आ रहे हैं उसकी बात है कि प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु पर जो वार किया, शत्रु को तो मार दिया, पर बाजी शायद हार गया। लड़ाई वो भी थी ऑपरेशन, लड़ाई ये भी होगी एक ऑपरेशन। अब आप ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे मुझे, तो मैं कहा लड़ाई वो भी थी एक ऑपरेशन, लड़ाई ये भी होगी एक ऑपरेशन। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। अब अगला पैराग्राफ है, अब तक मेरे घर पे फोन चला गया था, ठीक है ना, तो अब वहां पर एक लड़ाई है। तो मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की कथा थी। माता पिता पत्नी बच्चे, बड़ी भारी उनकी व्यथा थी। एक उनकी आंखों का मैं एक अकेला तारा था, मैं ही उनकी दुनिया था, मैं ही एक सहारा था। मैं माता पिता का अकेलाता बेटा हूं, और बाकी दो बहनें हैं और दो बेटियां थी, और उस परिस्थिति में जा रहा हूं, तो इसीलिए कह रहा हूं, मैं एक उनकी आंखों का मैं एक अकेला तारा था, मैं ही उनकी दुनिया था, मैं ही एक सहारा था। लड़ाई मेरी थी मुश्किल, ध्यान से सुनिएगा, लड़ाई मेरी थी मुश्किल, पर उनकी थोड़ी ज्यादा थी। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा थी। अब आखिरी पैराग्राफ है कि ऑपरेशन हो गया, जितना भी समय मैं कोमा में था वो, जिसके बाद जब मेरी आंख खुली तब मैंने क्या सोचा, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो मैं ये सोच के जा रहा था कि मैं हो गया, अब वापस नहीं आना। तो जब आंख खुली एहसास हुआ, आंख खुली एहसास हुआ, जीवित होना विश्वास हुआ।
वहां सीओ साहब बोले तुम वहां लड़ाई जीत गए, डॉक्टर साहब बोले तुम यहां भी लड़ाई जीत गए। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, तो ये थोड़ी ज्यादा है। देवियों सज्जनों, लड़ाई मेरी ऐसी चल रही है, एक खत्म करता हूं, दूसरी शुरू कर देता हूं। The battle over, a battle begins. That has been the motto of my life, and we continue to fight on, man. Every day is a battle. Yeah. Next. सर, जो आपने कविता सुनाई, तो इस कविता से दो सवाल उपज रहे हैं। एक तो आपने जैसे बताया कि जो गोली लगी तो चारों तरफ खून फैला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन हमारे सैनिक रोज देखते हैं, या जो सेना पे उनके साथ ये कंडीशन रोज होती है। और दूसरी, आपने मृत्यु को बहुत नजदीकी से देखा है, तो मृत्यु पे आपका क्या विचार है? और दूसरा मेरा सवाल जो मैं बोल रहा था कि खून खराबा रोज देखते हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोज होते हैं कि व्यक्ति देख रहा है गोलियां चल रही हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है? आज हमारे बहुत सारे युवा बैठे हैं, कोई थोड़ी समस्या हो जाए, एक पेपर में नंबर कम आ जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, करने लगते कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो सैनिक तो रोज इतनी समस्या दिख रहा है कि उसके साथ में कल जिसने रात में खाना खाया था, आज सुबह वो नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में सैनिक किस तरीके से डिप्रेशन को, इन सब चीजों को हैंडल करते हैं? इससे मुझे याद आता है कि जब भी हम लोग सारे ऑफिसर अलग अलग कंपनियों में रहते थे, दूर दूर, जब भी कभी आते थे, आम जैसे यहाँ पोस्टेड हैं, झांसी में पोस्टेड हैं, कभी आते हैं, मिलते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस होती है तो आते हैं, हाथ मिलाते हैं, चल देते हैं। जब वापस जाते हैं, बाय बाय, ओके, सी यू टुमारो करके, सी यू नेक्स्ट टाइम करके निकल लेते हैं। लेकिन वहां जब भी मिलते थे, तो जब वापस जाते थे तो गले मिल के जाते थे, क्योंकि पता नहीं होता था कि शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। हर बार जब भी बाय करते थे तो हमेशा लगता था शायद ये आखिरी बाय होगा। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, मैंने प्रारंभ भी इसीलिए किया था, एक ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। मैं जब भी ऐसे बोलने जाता हूं तो मुझे थोड़ी सी वो हो जाती है, टेंशन हो जाती है इस बात की, क्योंकि पूरी दुनिया कुछ और बोल रही होती है और मैं कुछ और बोलने के लिए खड़ा हो जाता हूं। तो मुझे लगता है कि ये उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं। मृत्यु से खूबसूरत कोई चीज नहीं है, और मृत्यु से बड़ा कोई भ्रम नहीं है जो पाल रहे हैं लोग, और मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। मृत्यु से देवियों और सज्जनों दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, और दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी अगर मृत्यु से दोस्ती कर लोगे। क्योंकि दुनिया के आधे से ज्यादा धंधे इसी पर चल रहे हैं, तो लोग मृत्यु से डरते हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। आप सब लोगों ने किसी, जब नर्सरी स्कूल में हम लोग गए थे या कहीं और देखा होगा, तो वहां लिखा था ना, दीवार पर लिखा रहता है, ट्रुथ इज लव। कहीं कोट पड़ा हुआ, ट्रुथ इज लव, राइट? यू ऑल मस्ट हैव रेड दैट ना? या तो अभी दुनिया में तो बहुत सारे सत्य हैं, अगर कोई ऋषि मुनि से पूछो तो बहुत ही बड़े लेवल के सत्य बताएगा, बट हमारी अभी जो बौद्धिक स्तर है बड़ा साधारण सा है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप में से भी ज्यादातर होंगे, कुछ लोग ऊंचे होंगे तो मैं नहीं जानता। उस स्तर पे भी एक बात, एक सत्य का तो बोध है ना, कि संभावना है कि ब्रह्मांड में कोई डिसबैलेंस हो जाए, कुछ कोलैप्स कर जाए, तो शायद कल सूर्योदय ना हो। एक बात बताओ, हो सकता है ना? तो यानी कि सूर्योदय की भी गारंटी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की गारंटी है, मृत्यु की। दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है। अभी के बौद्धिक लेवल से बात कर रहा हूं मैं, अगर आप में से कोई ज्यादा ऊंचे हो तो उसकी क्षमा कीजिएगा, जो मेरे लेवल के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, मेरा बड़ा छोटा लेवल है। तो इस लेवल पे जब आप सोचो तो इससे बड़ा तो कोई सत्य नहीं है। तो बोर्ड पे लिखा था ट्रूथ इज लव एंड डेथ इज ट्रूथ, तो व्हाई नॉट लव डेथ? हेलो, मेक सेंस? जस्ट फॉलो इन लव विद डेथ यार, स्टार्ट लविंग विद डेथ and start loving death and start living for dying. ये सारी कंफ्यूजन जो जितने बाकी स्पीकर से पूछते हैं आप, वो सारी आपकी निकल जाएंगी if you start living for dying. राइट? अब मैं एक और बात बता रहा हूं, सपनों की बात हर स्पीकर से आप कर रहे हैं, सुभाषिनी जी से भी बात कर रहे थे, और जितने भी स्पीकर आते हैं आजकल, खासकर युवा वर्ग, सपने, ड्रीम्स की बात करते हैं, राइट? व्हाट इज अ ड्रीम? What is a dream? For example, if you have a dream of a car, if you want to have a dream of becoming an actress, if you want to have a dream of, say, कोई
अब महिला है तो कोई पुरुष पसंद आए, पुरुष आए तो महिला पसंद आए, तो इफ यू ड्रीम की यार ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए, ड्रीम ऑफ अ हॉलिडे डेस्टिनेशन, उसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा तो जो अनुभव होगा वो इतना बढ़िया होगा, उस अनुभव के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे वो एक्ट्रेस वाला ओहदा चाहिए, मुझे वो रैंक चाहिए, मुझे वो डेस्टिनेशन हॉलिडे चाहिए. The experience of that is going to be so good and I want it and that is why I dream, right? And हम सब बोलते हैं you can have your own dreams, please go and have your own dreams but take one dream from me today. And आप ये भी नहीं कह सकते कि I am not interested in this dream. You dare not say that I am not interested. मेरा इससे पाला पड़ेगा नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है. Like someone may say I am interested in a lot of money, the other guy may say I am not interested. यार come on, this is your dream, मुझे क्या करना है? I am not interested in destination holiday. I am not interested in any money, मुझे तो ब्रह्मचार्य रहना है, right? So we can say that your dream is not my dream, but मैं एक ड्रीम आपको दे रहा हूं जो मेरा सपना है, मेरे से ले लो और आज के बाद उस सपने को अपना सबसे बड़ा सपना बना लो. How do you want to feel? How do you want to experience when you die? अब बता दो कोई ऐसा कहे कि नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू फेस इट, राइट? बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ. प्लीज ड्रीम फॉर दैट ट्रुथ, राइट? हाउ डू यू वांट टू फील? आप कैसा अनुभव करना चाहते हैं जब आपकी मृत्यु होगी? मैं ये बता रहा हूं देवियों सज्जनों, ये आपको शायद और कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं इसका अनुभव करके आया हूं. मुझे पता है हाउ डज इट फील एट दैट टाइम, right? How does it feel at that time? So please start living for that experience that I want to make that meaningful. What will happen then? होगा क्या कि अब आप जब कुछ करोगे, मैं उसी तरीके से चलता हूं नॉर्मल, बाकी मोह माया में मैं भी हूं सबकी तरह, वापस आया हूं तो. लेकिन जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो मैं वहीं से कनेक्ट करता हूं कि will it matter then? क्या इसका फर्क वहां पड़ेगा? हाँ तो करता हूं. और अगर लगता है कि मैं पीछे पड़ा हूं किसी चीज का, नहीं हो रहा, फिर मैं तो विल इट मैटर देन? नहीं, मैं क्यों पागल हो रहा हूं यार, छोड़ो जान दो. हाउ डज इट मैटर? तो मेरे पास घर नहीं है, आई एम स्टिल लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, आई स्टिल हैव अ कार ओरिजिनल वाली हैचबैक जो 17 साल हो गए, 15 साल के बाद एक्सटेंड करा दिया. ऐसा नहीं, कसम नहीं है, ले लूंगा कभी मिलेगा तो. बट इवन इफ यू डोंट गेट इट, विल इट मैटर देन? No. Will the house, if I have my dream house or not house, will it matter then? No. But there are situations when I know it will matter then. Then the answer comes yes. So मेरे बाकी लाइफ के अब सारे डिसीजन में उसी तरीके से लेता हूं. मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं कि जब कोरोना हुआ तो पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, घर में बैठ गए, मैं ही बैठा था एंड मैं मुंबई में बैठ के मोबाइल पे टीवी पे देख रहा था, जैसे सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, कोरोना की लड़ाई चल रही है, डॉक्टर नर्स पुलिस वाले बेचारे सब काम कर रहे थे. एंड मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से एक बुद्धि आ गई, यार एम आई गोइंग टू बी वाचिंग ऑन स्क्रीन और कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? अब जब आ गई तो मैंने एक मेल दे दिया सरकार को, यार मैं आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड मुंबई में बैठा हूं, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बैटल. अब देने के बाद ईमानदारी से बोलूं, मैंने कहा यार पंगा ले लिया तो मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग. और फिर फोन आ गया, तो मैंने कहा तो फोन भी आ गया. अब उसने बोला सर आ जाओ, हम तो एक नया अस्पताल खोल रहे हैं, प्लीज कम आउट. मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने कहा यार ये तो भयावह स्थिति है, जाऊं नहीं जाऊं? उसने फिर बोला सर देख लो, ना चाहो तो मना कर दो. बट मैंने कहा इफ आई डू नॉट गो विल इट मैटर देन? मैंने कहा सामना नहीं कर पाऊंगा उधर, अब बेटा वो देन आई विल रिग्रेट. कोई नहीं रोक सकता था मुझे, समझ गए नहीं? तो देयर आर थिंग्स, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत कंफ्यूजन है, वो आपके नहीं हमारे एज में भी करना है, सही बोलते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, यू मस्ट गो गो गो, नहीं हो रहा है तो करो कि नहीं करूं? जब ये दो मत आ जाए ना, विल इट मैटर देन? नहीं, छोड़ो यार, लेट इट गो यार, कोई कसम नहीं है, पाके ही रहना, छोड़ दो, फॉरगेट इट. आई ऑल्सो वांटेड अ कार, फिर मैंने देखा यार ये है, खर्चा है, पैसा है, नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली दिमाग चलता नहीं है, छोड़ यार, इसी को 5 साल और बढ़ा दो. व्हाट डज इट मैटर? आई लेट माई ड्रीम गो.
यू डोंट हैव टू डाई फॉर योर ड्रीम इफ इट डजंट मैटर देन, ठीक है ना? तो मेक डेथ योर बेस्ट फ्रेंड. इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू नो दैट एवरी द नेक्स्ट मोमेंट कुड बी डेथ्स मोमेंट. थैंक यू. बिल्कुल सर. जब मृत्यु अटल है और एक ना एक दिन हम सबको ही जाना है, तो क्यों ना उसे जिया जाए और उसका सामना किया जाए. सर, इसके साथ मैंने एक सवाल और पूछा था कि हमारे साथ बहुत सारे युवा बैठे हैं, सबका एक ही आज के समय में सबसे ज़्यादा सवाल जो है डिप्रेशन. तो हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है डिप्रेशन को दूर करने का. एक सैनिक अपना डिप्रेशन सीमा पे युद्ध के दौरान कैसे हैंडल करता है? देखो, कहीं भी डिप्रेशन ना दो कारणों से होता है. मैं बड़ा सिंपल बताता हूं. लेट मी टेक दिस एज एन एग्जांपल. डिप्रेशन किससे होता है? टेंशन से होता है, राइट? अब फिजिक्स के जो छात्र हैं, नहीं भी है, 10वीं तक तो सबने फिजिक्स पढ़ी है, राइट? फिजिक्स में टेंशन किसको कहते हैं? ये अभी टेंशन में नहीं है, अब टेंशन में है. समझ रहे बात? क्यों? बिकॉज देयर आर टू ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस. एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है. जब इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है तो टेंशन होगी. क्लियर? सिंपल बता रहा हूं ना मैं. जीवन में हमेशा धर्म शाश्वत है. धर्म मतलब जो शाश्वत है, जो सत्य है. हर मोमेंट पे आपको समझ आए ना आए, धर्म हिलने वाला नहीं है. दुनिया से एक महारथी आगे चले गए, धर्म अपनी जगह वहीं रहता है. अब आप जब दूसरी तरफ खींचेंगे तब आप तनाव में आएंगे. जो धर्म कहता है, नीति कहती है, नैतिकता कहता है, उसके साथ आप बहते चले जाइए, आपको तनाव में नहीं आएगा, राइट? सो अब अगर ये मेरा दाहिना हाथ धर्म है, ये ऐसे जाना चाहता है, तो मेरा बायां हाथ भी चलता चला जाए, नहीं होगा. बट मेरा दाहिना हाथ धर्म है, वो इधर जा रहा है, मेरा बायां हाथ इधर जा रहा है, तो टेंशन है. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दैट. जी. तो मैं ये बता रहा हूं, आप अगर टेंशन में है तो यानी कि कुछ तो गलत है, या जो आपको उस परिस्थिति में डाल रहा है वो अधर्म के साथ है, या आपने खुद कोई ऐसा निर्णय लिया है जो सही नहीं है, या जो व्यक्ति आपके साथ डील कर रहा है वो अधर्म के साथ है. अब इसी से मैं बताता हूं सैनिक का, मैं अपना व्यक्तिगत जीवन. लोग कहते हैं वायलेंस, लोग कहते हैं अशांति. मैंने गोलियां चलते हुए, खून बहते हुए लड़ाई के मैदान में उससे ज्यादा शांति का अनुभव मैंने जीवन में कभी नहीं किया. थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. वो इसलिए कि मैंने क्या कहा, टेंशन होती है ना, शांति क्या है? इट्स एन इंटरनल थिंग. व्हेन वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट देन पीस इज गॉन ना. टेंशन दो तरफ. आपके साधारण जीवन में हमेशा दुविधा हो सकती है, सेना के जीवन में भी होती है. हम ड्यूटी कर रहे हैं, घर से फोन आया, बच्चा बीमार है, मां बीमार है, कोई हो गया, कोई मर गया, सीओ ने बोला अभी छुट्टी नहीं जाना, अभी ये काम है, वो काम है, बीमार है, 10 दिन बाद जाना. टेंशन. क्योंकि एक तरफ मन कर रहा है वहां जाए, दूसरी तरफ ये कह रहा है नहीं जाने दूंगा. टेंशन. ठीक? तो या खुद को निर्णय होता है, मैं मांगू छुट्टी कि नहीं मांगू, क्या करूं यार, ये है बहुत जरूरी काम है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, छुट्टी मांगू नहीं मांगू, घर पे भी पिताजी बीमार है. टेंशन. लड़ाई का मैदान एक ऐसा होता है जहां पर कि उस समय कोई फोन, कोई मैसेज आ जाए, आपको पता भी चल जाए कि घर में कोई अपना सबसे प्रिय व्यक्ति भी मर गया है, आपको कोई दुविधा नहीं होती है कि मुझे यहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए. यू आर एन एब्सोल्यूट पीस. यू नो दैट यू आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड राइट थिंग दैट द एंटायर वर्ल्ड में कोई कर सकता है. आप बिल्कुल सही कर रहे हो, एंड यू शुड बी डूइंग दिस एंड नथिंग एल्स. आई एम एन एब्सोल्यूट पीस. तो इसीलिए मैं कहता हूं, लड़ाई के मैदान से ज्यादा मैंने शांति का अनुभव कहीं नहीं किया. सर, एक जब मैं आपके बारे में पता चला, तो मैंने थोड़ा खोजा आपके बारे में सोशल मीडिया साइट्स पर. यूट्यूब पर एक वीडियो मिली, बहुत चर्चित, बहुत वायरल वीडियो है वो. उसमें अपनी आप वर्दी उतार रहे हैं. वर्दी उतार रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं. मतलब समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति वीडियो देखेगा तो समझ में आएगा कि आप मतलब वर्दी उतार रहे हैं तो बहुत तेज आपका रोने का मन कर रहा है उसमें.
आपको जब सेना से इतना ज्यादा प्रेम था, हाँ, तो आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लिया फिर? आपको पहले सवाल के पहले बताता हूं मैं क्यों रो रहा था। जी आंख से आंसू क्यों आ रहे थे? जी जी आखिरी दिन था, वर्दी उतार रहा था, आंसू क्यों आ रहे थे? आपकी खाल कोई उतारेगा तो पीड़ा होगी ना भाई। बिल्कुल। अब उससे अगला सवाल है जो अब आपने पूछा कि जब इतनी पीड़ा हुई तो सेना क्यों छोड़ा? तो मेरे लिए सेना से बड़ा देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि देश के अंदर एक युद्ध चल रहा है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका था, मैं सेना में उस पोजीशन पे आ गया था कि अब वापस मैं बटालियन और फ्रंट पे ना जाऊं। मेरे को दिख रहा था आगे की मेरी नौकरी जो है हेडक्वार्टर्स की नौकरी है, फाइलों से डील करूंगा, उसमें कुछ है नहीं। मतलब कोई गलत नहीं है, बड़ा सम्मानीय काम है, वो भी बहुत मुश्किल काम है, बट मुझे लगा कि मैं अब ज्यादा यहां कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, शायद मैं उतना क्वालिफाइड अपने आप को मानता भी नहीं था। लेकिन फिर मुझे लगा बाहर, आई विल बी वेरी ब्लंट, वो घटना थी जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे, तो मुझे नींद नहीं आई थी हफ्ते भर कि मेरे देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े होकर नारे लगा रहा है, मैं सीमा पे क्या रक्षा कर रहा हूं यार? ये विचार इस देश के हृदय में, राजधानी में लोग बोल रहे हैं खुलेआम, तो कौन सी लड़ाई हम सीमा पे कोई लड़ रहा है यार, जब अंदर से ही खत्म कर रहे हो तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा इस विचार से लड़ना है। और बहुत सारी चीजें मैं सुनता रहता था सोशल मीडिया में, जिस प्रकार से आज बातें की जा रही थी, तो मुझे लगा कि यार, और जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है देश नहीं बहुत सारी चीजों के बीच में, और मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे था यार अब इस लड़ाई में आना चाहिए, इस वैचारिक युद्ध से लड़ना बहुत जरूरी है, बाकी जीवन जो मेरा बचा है। तो मैंने वही कहा ना, ड्रीम की बात करो, व्यक्तिगत की बात करो, तो वो उसके विपरीत था ये अगेन फैसला अगेन। तो मैंने बोला ना कि डेथ, अब लोग मुझे, मेरे अपने हितैषी मित्र संबंधी सगे सब बोल रहे कि यार क्या पागलपन है, अब तो आया फौज में थोड़ा आराम करने का, अब गोल्फ खेल, दिल्ली मुंबई, मैं मुंबई में पोस्टेड था उतन, बोला अब पोस्टिंग आई मुंबई, अब तक तो जंगल जहाड़ कश्मीर और वहां घूम रहा था, अभी मुंबई में पोस्टिंग आई है, अगली भी अच्छी आएगी, हेडक्वार्टर्स में आएगी जहां सारी सुविधाएं होंगी, अब गोल्फ खेलो, मेस में जाओ, रिलैक्स करो, रगड़े का टाइम खत्म हो गया, तो अब तो फौज छोड़ रहा है, बच्चे 2 हैं, बेटियां हैं, पढ़ाना है, शादी करनी है, घर है नहीं, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, राइट? नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में लॉजिक नहीं बनता है। बट मैंने कहा ना, मैंने कहा यार विल इट मैटर देन? इट विल मैटर देन, आई मैट विल गेट आउट एंड फाइट दिस ब्लडी बैटल। मेरे को बोला ना अभिनव मैंने किसी और काम के लिए सीखा नहीं, मैं कोई कहीं नहीं जाता ना कुछ, बस मैंने गया, मैंने एक्टिंग कोर्स करी, एड मुझे कुछ मिले वो मैंने किया, लेकिन मैंने सिर्फ 2 मेरे पास स्क्रिप्ट हैं जो देश की धारणा को सीधा करने के लिए लड़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसी के लिए कर रहा हूं मैं चाहे ये माइक पकड़ूं, चाहे मैं अभिनय करूं, या कल आप मुझे कुछ और करता देखेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ विचारों को युद्ध लड़ने के लिए बाकी जीवन समर्पित हूं, दैट इज ऑल। मैं किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं अभिनय करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, यू कैन टेक इट दैट फ्रॉम मी, आई विल नेवर डू दैट फॉर एंटरटेनमेंट, इवन इफ समवन ऑफर्स मी एनीथिंग, ठीक है ना, दैट एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ मी इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू द कंट्री, आई डोंट नो, कंट्री, समाज, देश, दैट इज अबाउट इट। सर, आपकी अक्सर वीडियो में, आपके अक्सर उद्बोधन में एक बात कॉमन होती है कि हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हम लोग महात्मा गांधी के देश में है जहां पर शांति की बात की जाती है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है, तो मतलब कौन सी लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए आप बात कर रहे हैं? सेना भाई तैयार है, वो अपनी तैयारी कर रही है, आप किस लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को? लड़ाई क्यों करना चाहिए पता आपको? नहीं सर, थोड़ा मार्गदर्शित कीजिए। हम ये सोचते हैं कि लड़ाई शांति, ये अपोजिट है, राइट? एक तरीके से है भी, बड़ा धर्म पे स्थापित व्यक्ति जब लड़ाई करता है तो शांति और लड़ाई एक ही चीज है, ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि लड़ाई और शांति अलग अलग, ये अपोजिट है एक दूसरे के, है भी। एक्चुअली इस पर निर्भर करता है कि ये शांति की बात कौन कर रहा है और ये लड़ाई की बात कौन कर रहा है। अगर धर्म पर स्थापित व्यक्ति बात करता है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं।
मैम कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन? कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट, है ना, मेरा विनती आप लोगों से। हाँ, आई जस्ट नीड ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, राइट। तो ये उल्टा लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं बहुत सफाई पसंद हूं, राइट, और वो ये पार्क है, मान लीजिए ये पार्क है, इस पार्क में एंट्री करता है और इस कोने में बहुत कूड़ा पड़ा है। तो वो क्या कहता है कि यार मैं बहुत सफाई पसंद हूं, मैं उधर जाऊंगा, वहां पर बैठूंगा क्योंकि मैं सफाई पसंद हूं। समझिए आप ये बात। एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी इसी पार्क में आता है, वो भी सफाई पसंद है, वो घुसते ही देखता है वहां कूड़ा पड़ा है, वो सीधा उस कूड़े की तरफ जाता है, उसको साफ करने लग जाता है। और ये दूसरा व्यक्ति, वो पहला व्यक्ति जहां भी जाता है वो सफाई पसंद हूं, जहां भी देखता है कचरा है, गंदगी है, शहर का जो हिस्सा गंदगी है जो वो है, उससे दूर जाके रहूं, जहां अच्छा है मैं वहां जाके रहूं, जहां पर सुंदर है मैं वहां जाके रहूं, अलग होने का प्रयास करता है कि आई लव क्लीनलीनेस, सो आई विल गो एंड लिव एट अ क्लीन प्लेस, सिट एट अ क्लीन प्लेस, राइट। एंड द अदर गाय ऑल्सो लव्स क्लीनलीनेस, उसको भी पसंद है, वो जहां कचरा देखता है वहीं जाता है और उसे साफ करने का प्रयास करता है। और इस दूसरे व्यक्ति का शायद पूरा जीवन कचरे में ही निकल गया, क्योंकि जहां कचरा देखता है वहीं जाता है। अब मेरे को यह बताइए देवी और सज्जनों, कि इसमें से वास्तविक रूप में सफाई पसंद कौन है? दूसरा व्यक्ति ना, दूसरा व्यक्ति सफाई पसंद है, जबकि उसका पूरा जीवन गंदगी में निकल गया। तो आप अगर शांति प्रिय हैं, ये बात आप समझ लीजिए, मेरी बात, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, इसको मैं समझ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा आगे। अगर आप शांति प्रिय हैं तो जहां पर भी, जिधर भी आपको कोई व्यक्ति या कोई कारण दिखे जो शांति में बाधा डाल सकता है, प्लीज पिक अप a fight and battle with that man and situation and destroy it. उल्टा मत कीजिए, यार उन पकड़े में मत पड़ो, यार उस पचड़े में मत पड़ो, डोंट डू दैट। ये हमारे जैसे मेरी आयु के लोग भी आपको सिखा रहे होंगे, कहीं आप करने जा रहे हो, बेटा वहां कहां जा रहे हो यार, वहां पर ये हो रहा है, वहां झगड़ा हो रहा है, या फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। अगर आप धर्म के साथ हैं, अगर आप अधर्म के साथ हैं, तो देन यू आर अ क्रिमिनल। जो अशांति करने के लिए व्यक्ति जो है वो जा रहा है लड़ने, किसी को मर्डर करने जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जो मर्डर वाले को, मर्डरर को, जो अशांत व्यक्ति को, अधर्मी को रोकने जा रहा है, उससे बड़ा कोई शांति का पुजारी नहीं है। दुनिया में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी अधर्मी व्यक्तियों से लड़ने में, और मेरे हिसाब से मेरा अख्तियार चले तो उससे बड़ा नोबेल प्राइज किसी का कोई अधिकार नहीं है। यही भ्रम पैदा हो गया था अर्जुन को महाभारत के युद्ध में पहले दिन, हे केशव, सामने मेरे संबंधी हैं, भाई हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, क्या फायदा, इतना खून खराबा, इतनी विधवाएं हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा जो समझा रहे थे अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या है, ले जाने दो, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं शांति से जाऊंगा, वन में तपस्या करूंगा। एंड दैट इज व्हाट इट इज। कृष्ण ने क्या कहा उनको, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महेन तस्माद्युत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कांतेय, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे या विजयी होकर पृथ्वी पर राज करोगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अस्त्र उठा, प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, और तू चिंगाड़ कर, तू सबसे पहले वार कर। यह है शांति की परिभाषा। वार कीजिए देवी और सज्जनों, और इसीलिए आप सबसे मेरी विनती, आगे एक भ्रम है, हर व्यक्ति कृपया युद्ध करना सीख लीजिए। प्लीज लर्न हाउ टू फाइट। मैं इसलिए कहता हूं, मुझे थोड़ा लगता है कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया कुछ और सिखा रही, मैं कुछ और बोल रहा हूं। प्लीज लर्न हाउ टू फाइट। युद्ध करना आप सब लोग सीख लीजिए, ये आपका बेसिक ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है। हमारे
देश में जितने भी देवी देवता आप देख लीजिए, सबके हाथ में अस्त्र है। उसका कारण है, हाँ, अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो मैं बता दूं कब नहीं लड़ना है। अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मेरे को ऐसा कोई स्थिति है, यस, जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि आप सतयुग में जीना शुरू कर दिए हैं, दुनिया पे कोई अधर्मी नहीं है, कहीं कोई अधर्म नहीं हो रहा है, उस दिन आप ये मान लेना कि मुझे ना युद्ध की बात करनी है, ना विचार करना है, ना लड़ने की आवश्यकता है, मैं सिर्फ ओम शांति 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 करूंगा, तब आप मान लेना। लेकिन अगर दुनिया में कहीं भी अधर्म है, तब आप तैयार रहिए, बिकॉज दैट गाय इज कमिंग टुवर्ड्स यू। भ्रम में मत रहना, शत्रुमुर्ग की तरह डोंट बरी योर हेड इन सैंड, दैट गाय इज कमिंग गनिंग फॉर यू, प्लीज ध्यान रख लीजिए। और एक और मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अधर्म जब है तो लड़ाई, अधर्म की एक प्रकृति है, चरित्र है अधर्म का। आप समझ लो, मान लीजिए कि आप कोई व्यापारी को जानते हैं, आप किसी भी आपके पिता, अंकल या कोई किसी व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करता है, झांसी से एक वस्तु लेता है और मुंबई जाता है, एक्स प्राइस में यहां से लेता है और मुंबई में जाके एक्स प्लस वाई प्राइस में बेच देता है। लीगल अनाज हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीगल चीज। आप उसके साथ रहिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, आपको मोस्ट प्रोबेबली, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोस्ट प्रोबेबली वो व्यक्ति शांति प्रिय दिखेगा। आराम से धंधा कर रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, टैक्स पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। दूसरा, वही झांसी से एक सामान लेता है, यहां पर अफीम की खेती हो रही है और उसको चुपचाप लेकर जा रहा है, वो एक्स अमाउंट में खरीद रहा है, मुंबई जाके एक्स प्लस वाई में बेच रहा है, अफीम ड्रग्स से वो डील कर रहा है। काम एक ही है, एक्स प्राइस में खरीद रहा है, वहां एक्स प्लस वाई में बेच रहा है। अब इस दूसरे व्यक्ति के साथ आप रह के देखना, मोस्ट प्रोबेबली ही इज रेडी फॉर ए फाइट, वो तैयार होगा, उसको लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वो अधर्मी है तो वो, उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो देखना कोई हथियार, पिस्टल, चाकू लेके साथ रख के घूम रहा होगा जो ड्रग्स में डील कर रहा है। ये अधर्म की प्रकृति है बच्चों, आप समझ लो। अधर्म जो है वो हिंसा के लिए सदैव तत्पर रहेगा, रहेगा। तो आप या तो आप मान लो या उस दुनिया में हो जहां कोई अधर्म नहीं है, तब तो ठीक है, अगर है तो प्लीज बी रेडी टू फाइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। पीस अगर, हाँ, पीस चाहते हो ना, तो उसका भी एक ही गारंटी है, प्लीज बी रेडी टू फाइट। क्योंकि अधर्म को यह गुमान हो जाता है कि मैं इसे हरा सकता हूं, तभी वो अटैक करेगा। अगर उसे पता चल जाए कि ये मैं शेर हूं तो ये शवा शेर है, वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो उस पापी से, अधर्मी से जितने लोग हैं उससे ज्यादा शक्ति का संचय कीजिए, उससे ज्यादा सामर्थ्य का संचय कीजिए, उससे ज्यादा भयावह युद्ध करने का सामर्थ्य अपने आप संचय कीजिए, और तब आप शांति से रहिए। नोबडी वुड कम एंड मेस अराउंड विद यू, ठीक है? हाँ, जाकर वज्जा बिन्नू हरो जो बिकाऊ चौपायन कहीं का है ठाड़ी, सब जना बैठ जाओ, जगह खूबेगी है। कल साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, तुम्हारे बिकाऊ ढोलन कहीं ठाड़े हैं, तब बैठ जाओ तो ना, तो मजा आवे। तो सर जैसा कि आज का कश्मीर हम लोग देखते हैं बहुत शांति वाला कश्मीर है, व्यक्ति घूमने जा रहे हैं, खूब अच्छा फोटोज वीडियो जा रही है। जिस समय आप कश्मीर में पोस्टेड थे उस समय रोज हमले हो रहे थे, आप आतंकियों के पीछे दौड़ रहे थे, आतंकियों मार रहे थे, घरों में आप लोग घुसकर आतंकियों को ढूंढते थे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घर में घुसे हो या किसी आतंकी को पकड़ने के लिए गए हो, उस समय कोई धर्म संकट में आप फंस गए हो कि अरे इसको मानना है कि नहीं मानना है, कहीं ये सिविलियंस तो नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन कभी रही हो? हाँ, धर्म संकट आता है, काफी बार आता है। और धर्म संकट मतलब क्या है, ये अगर आप अच्छे व्यक्ति भी हैं तो भी धर्म संकट आएगा, जिसको आप टेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि देयर विल बी टू राइट्स एंड यू विल नॉट नो व्हिच इज अ बिगर राइट। जो धर्म संकट अर्जुन को हो गया था, वो किसी पाप के बोझ से तो नहीं बोल रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है। ही वाज अ नाइस गाय, अच्छा आदमी था वो कोई भी पाप बोझ से नहीं बोल रहा था, वो सोच रहा था कि ये सही है। तो वो तो भगवान थे, उन्होंने बोला नहीं, इससे बड़ा सही ये है, दोनों चीजें सही है, लेकिन दिस इज अ बिगर राइट, तो ऑलवेज ट्राई एंड डू दैट। तो
सिपाही के, हमारे भारतीय सिपाही में क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म संकट मैं बताता हूं क्या है, क्योंकि हमारी एक सांस्कृतिक वैल्यूज है हमारी, और वो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनल या जनरेशनल डीएनए आज भी है, चाहे कोई पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, वो ट्रांसफर होती जाती पीढ़ी दर पीढ़ी। कई बार होता है कि पुरानी पीढ़ी ना भी बताए तो उसके वैल्यूज अपने आप आ जाते हैं। तो हमारी एक वैल्यू थी इस देश में एक वैल्यू थी कि यहां युद्ध के नियम होते थे। युद्ध का नियम है, सुबह शंख बजेगा तो युद्ध शुरू होगा, फिर शंख बजेगा शाम को तो युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रहार नहीं करेगा, उसके बाद शायद साथ में बैठ रहे हो, राइट। और युद्ध की तारीख तय होती थी, युद्ध का स्थान तय होता था कि भाई कहां पर लड़ा जाए, चलो तो बोला नहीं यार वहां पर खेती वेती खत्म हो जाए, उस सीजन में लड़ेंगे क्योंकि लोगों का नुकसान ना हो। जगह ऐसी चुनते हैं जहां लोग ना रहते हो, आबादी ना हो, किसी का घर वर का नुकसान ना हो। ये सब डिसाइड होता था, नैतिकता होती थी, कहां मारेंगे क्या मारेंगे। जैसे स्पोर्ट्स के रूल होते हैं वैसे युद्ध के रूल होते थे। बोलते ना, किसी ने कहा है एक हमारे कि युद्ध नियम पहले युद्ध का होता बहुत था, नियम पहले युद्ध का होता बहुत था, वीरता में भावना थी, आचरण था, रण में धर्म को सम्मान देने की प्रथा थी, युद्ध का अपना पुराना व्याकरण था। किंतु आज शत्रु धूर्त है, मक्कार है। किंतु आज शत्रु धूर्त है, मक्कार है, हर घिनौनी चाल को तैयार है। पर सुने बैरे कि अब हमारा क्या धर्म है, या तो तुम शांति का सम्मान करना सीख लो, या फिर अब तुम्हारा गर्व चकनाचूर होगा। और अब धर्म संकट में बताता हूं, एक भारतीय सिपाही का खासकर आतंकवाद के परिस्थिति में कैसी धर्म संकट होती है। वो धर्म संकट क्योंकि हमने भी झेला है, तो ऐसा लगता था कि यार पाकिस्तान का जनरल मिल जाए तो मैं उससे कुछ कहूं, ये क्या लड़ाई लड़वा रहा है, मुझे पसंद नहीं है। ये टेररिज्म वाली लड़ाई ना किसी सिपाही को मजा नहीं आता, क्योंकि इसमें सिविलियंस आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो यार खुला खेल करना यार, तो वो लगता है यार किस लड़ाई में हमें फंसा दिया, मजा नहीं आ रहा है ना। अब बॉर्डर वाले में ठीक है, बहुत आनंद आता, खून बहाने में अपना भी उनके में इट्स वेरी गुड, ग्रेट जॉय। बट यहां पर भी अगर खाली आतंकवादी है तो ठीक है, बट सिविलियन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, घर टूट रहे हैं, तो बड़ा वो लगता है यार ये दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक टू डू। तो मुझे एक भारत का सिपाही, अब एक और कविता कहने जा रहा हूं, आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा, खासकर जो पीछे के लोग हैं। एक भारत का सिपाही अगर पाकिस्तानी जनरल मिल जाए तो क्या कहेगा, तो मैं कहूंगा, इस तरह से कहेगा कि मैं भारत का सैनिक हूं, मैं भारत का सैनिक हूं, संस्कारों से मैं बाध्य हूं, युद्ध हो तो मर्यादा में, इन विचारों से मैं बाध्य हूं। क्या वतन मोहब्बत काफी नहीं, वो हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो बोलता हम अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, उस बात पे बोल रहा हूं मैं। क्या वतन मोहब्बत काफी नहीं जो खुदा को बीच में लाते हो, काम करो तुम शैतान हो के और खुदा का नाम गिराते हो। उसके बाद क्यों बच्चों को बीच में लाते हो, क्यों बच्चों को बीच में लाते हो, तुम पत्थर उन्हें थमाते हो, बनाकर तुम बारूद उन्हें और उन्हीं को फटवाते हो। कभी भेजते अफजल हो तुम, कभी भेजते अफजल हो तुम, कभी बनाते हो कसाब, कभी बनाते अफजल हो तुम, कभी भेजते हो कसाब। अरे कभी तो खुद भी सामने आओ, कर लेते हैं पूरा हिसाब यार। चूड़ी उतार, भारत का सिपाही पाकिस्तानी जनरल से कहना चाहता है, चूड़ी उतार पर्दे से निकल, चेहरे से अपने वस्त्र हटा। चूड़ी उतार पर्दे से निकल, चेहरे से अपने वस्त्र उठा, तो पौरुष रख, चल योद्धा बन, कभी तो खुद से अस्त्र उठा। चलो आतंक, फिर अब सिपाही कह रहा था, वो कहता है जनरल नहीं मैं तो आतंक का ही खेल खेलूंगा भाई। पाकिस्तानी जनरल कह रहा है आतंक ही खेल रहा है, तो अब सिपाही क्या कहता है भारत का, चलो अब ये वाली पंक्ति सुन लीजिएगा। पाकिस्तानी जनरल कहता नहीं मुझे आतंक का ही खेल खेलना है, तो भारत का सिपाही कहता है चलो आतंक तो आतंक सही, चलो आतंक तो आतंक सही, पर वो तेरा होना चाहिए। यही भाड़े का टट्टू कहां भेजा भाई, तेरे मैदान में तो तू डरा ना। चलो आतंक तो आतंक सही, पर वो तेरा होना चाहिए,
और वो हृदय जिसे तू डरा सके, वो हृदय जिसे तू डरा सके, वो मेरा होना चाहिए। मेरे देश के साधारण नागरिकों को क्या डराता है यार? औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को डराता है। कायर इंसान, हिम्मत है तो भारत के सिपाही में आतंक पैदा करना तू। चलो आतंक तो आतंक सही, पर वो तेरा होना चाहिए। और वो हृदय जिसे तू डरा सके, वो मेरा होना चाहिए। और इसके बाद चलो खेत खलिहान हर नहर को छोड़े, गांव गली हर नहर को छोड़े, गांव गली हर नहर को छोड़े, लोग मिले उस प्रहर को छोड़े। अभी क्या बोलते हैं, सीएसटी प्लेटफॉर्म शाम को भीड़ होती है तब घुसेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं चलो गांव गली हर शहर को छोड़े, लोग मिले उस प्रहर को छोड़े, मैदान युद्ध का चुनते हैं, खेत खलिहान हर नहर को छोड़े। उसके बाद क्या होगा, सैनिक से सैनिक युद्ध करे। अब ये चाहता भारत का सिपाही, भारत के सिपाही ये चाहता है सैनिक से सैनिक युद्ध करें, औरों को ना अवरुद्ध करें, खून बहे बस तेरा मेरा, युद्ध करें तो शुद्ध करें। मैं भारत का सैनिक हूं, संस्कारों से मैं बाध्य हूं, युद्ध हो तो मर्यादा में, इन विचारों से मैं बाध्य हूं। काओ तुम्हारे गल्ला आकर रहो, जो विनोद बज्जत अंगाई बैठे, इनके घर तो लेटरिन नहीं बन पाई है, तो हल्ला नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पिछाई बैठे बैठे हल्ला कर रहे हो, बातें चल रही है, जे कछु कह नहीं रहे, वे सरपंच जी इनकी सीट खा गए, वो तुम्हारे मतलब हल्ला पिछाई कर रहे हो, बे कछु कह नहीं रहे। सुन लो तो दो चीज का सवाल हो पूछ रहे, हम फिर तो जा रहे भाई, यार उनसे करियो बात जो करने हुए, तो 2-4 मिनट हो जाए ना करने साहब, दूर से आओ तो उनकी सुन लें दो बात हो, हल्ला पे हल्ला करने लगे। माइक तैयार है ना, एक आध सवाल और पूछूंगा, उसके बाद ऑडियंस के 2 सवाल लेंगे और उसका असर, क्योंकि दूसरे सत्र का भी समय हो रहा है। तो सर आप अक्सर कहते हैं, मतलब कई सारे आपके भाषणों में कि 70 साल से हमको जो बताया जा रहा है सब गलत है, सही जानकारी दी जा रही है, जो हमें बता रहे हैं सब लोग वो सब गलत है, सब गलत है। तो क्या मतलब है, क्या गलत बता रहे हैं लोग हमें? हम कितना समय अपने पास? अपने पास है सर 10-15 मिनट है अभी। 10-15 मिनट है, ओके। अभी तक ना सुनो, आप सुन लेना अभी जितने भी हैं। हाँ तो सभी लोग, अभी आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, मेरी कहानी खत्म। आप सबने सुना होगा कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनने वाला है, सुना है? जी बिल्कुल सर। अब मेरे को एक बात बताइए, 2047 में आपकी आयु क्या होगी? सब 50 के आसपास जो युवा बैठे हैं, सब 20-25 के 50 के आसपास के होंगे, 50 के आसपास होंगे। प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट। यानी कि उस समय जब 2047 के आसपास भारत विकसित देश बन रहा होगा, जब बाकी सारे, तब यानी कि उस समय आप 45-50 के होंगे, अर्थात जीवन के जिस क्षेत्र में भी आप होंगे उस समय आप वहां के सबसे अनुभवी व्यक्ति होंगे, सबसे ज्ञानी व्यक्ति होंगे, वहां पर सबसे ज्यादा आपको नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे। अर्थात कि भारत जब बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे सबसे ऊपर जा रहा होगा, तो वो ले जाने वाले कंधे आपके होंगे। प्लीज लेट दैट सिंक इन। ये नो ऑर्डिनरी जनरेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों आप समझ लो, आप कोई साधारण पीढ़ी नहीं हो। इस देश के अनादिकालीन इतिहास में ऐसे कालखंड आते हैं, ऐसे हमेशा 70, 80, 100, 150 वर्षों के बाद, कि उस समय जो पीढ़ी होती है उस पीढ़ी के हाथ में ये इस देश का भविष्य होता है और वो निर्णय करता है कि देश कहां जाएगा। पिछली बार वो संवेदनशील समय तो तब था जब ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इस देश के इतिहास में आने वाला है, तब इस देश के कर्ता धर्ता आप होंगे। प्लीज गेट दैट सिंक इन। कौन होगा? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसका मतलब आप साधारण जनरेशन नहीं है, आप ऐतिहासिक पीढ़ी है। सो बुरा ना मानना, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू अ ब्लडी हार्ड बैटल एंड यू विल बी रेडी टू फाइट फॉर इट। यू गेट इट? व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्यों मैं बता रहा हूं ये हार्ड बैटल है। आपको क्या लगता है कि आप आगे चले जाएंगे देश को लेके, मेहनत करेंगे, ईमानदारी करेंगे, आप देश को लेके जाते जा रहे हैं, बाकी दुनिया तमाशा देखेगी क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया, होता है
खेल में या बाकी फील्ड में जहां पर नैतिकता है, आप पढ़ाई करना है, आप मेहनत ईमानदारी करेंगे, आगे जाएंगे। कोई आप स्पोर्ट्स में है, रूल्स हैं, आप मेहनत ईमानदारी करेंगे, आगे जाएंगे। खेल के मैदान में आप रेस दौड़ रहे हैं, आप ईमानदारी से मेहनत से सबसे तेज दौड़ रहे हैं, तो आप आगे जाएंगे। जो पीछे रह गया वो चिढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जो आगे है वो देख रहा है कि ये बड़ी लंबी लंबी कदम बढ़ रहा है, मेरे से आगे निकल जाएगा, लेकिन क्या कर सकता है? अगर वो लंबी कदम बढ़ रहा है तो आगे निकलेगा ही, दाएं वाला भी जलेगा, बाएं वाला भी जलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है खेल के मैदान में, क्योंकि नियम है कि वो आपके दौड़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रों के और सभ्यताओं के इस खेल में एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इट्स अ फ्री फॉर ऑल गेम। वो दुनिया की जितने भी चीजें हो सकती हैं, ग्रेनेड से ग्रेनेड, खतरनाक से खतरनाक चाल चलेगा, आप पर अटैक करेगा। यानी कि यदि ये खेल का मैदान है, दौड़ का मैदान है, तो आगे वाला बगल वाला चाकू भी मारेगा, गोली भी मारेगा, अड़ंगी भी मारेगा, कॉलर पकड़ेगा, मुक्का मारेगा, घुसंड पारेगा, हर चीज अलाउड होगा इस खेल में। अब आपको ये खेल जीतना है। सिंपली वर्किंग हार्ड इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। You will have to fight all these people all around you. The man who is behind, the man who is ahead. Everybody is going to throw every damn dirty trick that you can imagine onto you. Are you guys ready? Ready? How's the Joes, guys? How's the Joes, guys? Hi, sir! It's going to be hard. Scared? Life is not going to be a party. अगर आप ये सपना लिए जीत रहे हो कि लाइफ इज गोइंग टू बी पार्टी, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्पॉइल्ड इट। यू आर अ स्पेशल जनरेशन, यू हैव टू डू सम स्पेशल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, राइट? एंड दैट इज व्हाई नाउ आई एम कम टू व्हाई। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपको इस बात का बोध करा रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे शत्रुओं जो हैं वो 70-80 सालों से जानते हैं। दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने बहुत पहले से गूगल कर लेना, प्रिडिक्ट किया है कि भारत एक दिन उठेगा और सबसे आगे जाएगा। जो अच्छी नीयत के लोग हैं उन्होंने ओपनली कहा है, लेकिन बहुत सारे बुरी नीयत के लोग भी थे जो ये जानते थे, और उन्होंने अपने अपने देश में अपने अपने शासनकर्ताओं को तब बताया कि ये इंडिया एक दिन उठेगा और हमारी बैंड बजाएगा। तो बोलो अभी से तैयारी कर लो इस देश को कमजोर करने का। तो ये 70 सालों से मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जो इन्होंने सवाल किया कि इस देश को कैसे कमजोर करना है, करना क्या है। मैंने कहा एक तो तरीका है आपको गिराने का कि आप चल रहे हो बाहर से अटैक करें, पीछे खींचे। दूसरा तरीका क्या है, ये जो देश दौड़ रहा है भारत क्या है, 140 करोड़ लोग, तो इन 140 करोड़ लोगों को भ्रमित कर दो, कंफ्यूज कर दो, उनकी नैतिकता गिरा दो, उनको आपस में लड़वा दो, उनको स्वार्थी बना दो, तो फिर ये देश कैसे आगे जाएगा, ये कैसे लड़ेगा। 70 सालों से आपको सारी गलत बातें बताई जा रही हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं 70 सालों से गलत बातें बताई जा रही हैं। जितना समय है फटाफट में 2-4 पॉइंट करूंगा, टाइम खत्म हो तो बता देना। यू बीन टोल्ड दैट गो फॉर योर ड्रीम्स, राइट? आपको बताया गया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको बोला गया आपके सपने बहुत जरूरी है। हर वक्ता बोलता है, हर जो भी आता है मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सपने बहुत जरूरी है। व्हाटएवर एट एनी कॉस्ट यू मस्ट वर्क हार्ड एंड गो एंड अचीव योर ड्रीम्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, गलत है ये। इस देश के लिए जो आपका सपना है, दैट विल कम ऑलवेज फर्स्ट एवरी सिंगल टाइम। उसके बाद आप समाज पे आइए, उसके बाद आप परिवार पे आइए, आपके खुद के व्यक्तिगत सपने विल कम लास्ट एवरी सिंगल टाइम विदाउट एक्सेप्शन। मैंने कहा ना, इनको हराना 140 करोड़ लोगों को तो स्वार्थी बना दो। स्वार्थी मतलब क्या, हर बंदा अपना ही सोच रहा है। तो चलो देश छोड़ो, आप में से टीम स्पोर्ट्स सारे खेलते होंगे, कई लोगों ने टीम स्पोर्ट्स खेली होगी, नहीं तो देखा होगा। वह वो टीम जीत सकती है जिसमें हर खिलाड़ी अपना सोच रहा है। कोई टीम जीत सकती है जिसमें कोई खिलाड़ी अपना सोचे, हर खिलाड़ी अपना अपना सोचे, मैं अपना देखता हूं बाकी जाए भाड़ में, ऐसा कोई सोचता है जीत सकती है। तो आप कैसे मान गए कि 140 करोड़ लोग अपने सपने को ही फर्स्ट रखेंगे, अपने स्वार्थ को ही फर्स्ट रखेंगे, अपने ड्रीम को फर्स्ट रखेंगे और ये देश जीत जाएगा? नहीं जीतेगा, राइट? नहीं जीतेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। जो वो ड्रीम है जो वो गलत बताया गया है आपके लिए, उसी प्रकार से आपको जो है सक्सेस की परिभाषा भी गलत बताई गई है। सक्सेस की परिभाषा क्या बता दी है लोगों ने कि रीचिंग एट द टॉप इज सक्सेसफुल, राइट? सबसे ऊपर पहुंचना, ओनली देन यू आर सक्सेसफुल। नो, बिकॉज टीम इज इंपॉर्टेंट, राइट?
जब टीम इंपॉर्टेंट होता है तो आप देखोगे किसी भी अच्छी टीम में जो अच्छा टीम प्लेयर होता है वो अपनी स्कोर को सैक्रिफाइस करता है। आपने देखा होगा कि ये खिलाड़ी सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा है तो ये स्लो खेलना शुरू कर देता है। इसका भी तो मन होता है मैं भी सेंचुरी मार लूं, लेकिन वो देखता है आज टीम के लिए भैया इसका दिन है या टीम ने डिसाइड किया है कि यार वो बड़ा उसको मारने दे, तुम मत खेलना, तो वो करता है ना। रिकॉर्ड बुक में तो इसका नंबर कम जाएगा ना, तो इतिहास में नाम आए ना आए वो छोड़ो। भगवान राम की सेना में सक्सेस किसको मानोगे आप? आज की परिभाषा में देखा जाए तो ओनली राम वाज सक्सेसफुल बिकॉज ही इज द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो आर्मी थी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, तो अगर उसको आप आज अडॉप्ट कर लो तो दैट मीन्स द लक्ष्मण ऑफ टुडे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये नंबर 2 है। वो हमेशा सोचता है ये कब रिटायर होगा, या कुछ चाल चलो इसको हटाऊं मैं भगवान बन जाऊं। लक्ष्मण ऐसा सोच रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। हनुमान ऐसा सोच रहे थे कब बिल्कुल हटे और मैं बन जाऊं। जामवंत ऐसा सोच रहे थे क्या हनुमान हटे मैं बन जाऊं। नल्ली ऐसा सोच रहे थे क्या कि जामवंत हटे मैं बन जाऊं। तो उस सेना में सफल कौन था? हर व्यक्ति अपने अपने नियति और सामर्थ्य के अनुरूप अपना पार्ट निभाए, धर्म की तरफ रहकर, तो वो सफल है। तो सेना में राम भी उतने ही सफल थे जितना उस सेना का आखिरी वानर था। आज क्या पढ़ा है? यू गॉट टू बी ऑन द टॉप, राइट। एंड एक और मैं बताऊं आपको, ये जो सक्सेस की परिभाषा बताई जा रही है ना, इवन फ्रॉम टुडे स्टैंडर्ड्स, इट इज अ श्योर शॉट रेसिपी ऑफ फेलियर एंड डिप्रेशन। श्योर शॉट। आप मुंबई में रहती हैं, नाउ यू टेल मी। मैं मुंबई में अमेरी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रेलवे स्टेशन पे जो फुटओवर ब्रिज होता है उस पर खड़ा था शाम के पीक आवर्स में। हर ट्रेन में जानवर गुत्था गुत्थी की तरह लेडीज एंड जेंट्स भरे आ रहे थे, लटक रहे थे, धक्के मार रहे थे, खा रहे थे। बसों में ऐसी भीड़, हर जगह भीड़। और मैं वहां पर पीक आवर में उस पर खड़ा होकर मैं देख रहा था इसमें से कितने लोगों ने यह सपना देखा था। किसी ने नहीं। कितने लोगों ने यह सपना देखा था कि मैं अपनी जिंदगी इस ट्रेन में धक्के खाते हुए बिताना चाहता हूं? किसी ने नहीं। किसी ने देखा होगा? नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब आज की सफलता की जो परिभाषा दी जा रही है उसके हिसाब से ये सारे फेलियर है। तो मैं सोच रहा था कि यही परिभाषा हम अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो क्या मुझे ऐसा होता दिख रहा है कि जब आप लोग अगर चांस आएगा तो ट्रेन खाली होगी, सब BMW में और मर्सिडीज में घूम रहे होंगे? तो मुझे दिखा कि अगली पीढ़ी में भी यही होने वाला है। तो हम ये कौन सी परिभाषा बता रहे हैं कि जिसमें से कि 90% लोग अपने आप को फेलियर मान के डिप्रेस्ड होकर घूमे? Why are we teaching this, man? Why are we teaching this? अब एक और मैं बताता हूं, I'll give you example right here, right now. 3 लोग खड़े हो जाइए, कोई भी, just 3 people, यहीं पर खड़े हो जाइए, just 3 people, just stand here, just stand here, right? मान लीजिए कि I give a talk here and आप में से ये 3 लोग जो है मोटिवेट हो जाते हैं और सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसमें से एक व्यक्ति जो है एक जो है वो सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, दूसरा मुकेश अंबानी, और आप जो है मोदी जी बन जाते हैं कल के, राइट? सुपर सक्सेसफुल। और आप तीनों ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी सफलता का राज ये है कि उस दिन कर्नल मनोज कुमार सिन्हा आए थे, उन्होंने एक टॉक दिया और हम इतने इंस्पायर हो गए और मेरा सारा सफलता का श्रेय उनकी टॉक को जाता है, राइट? तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सफल स्पीकर किसको माना जाएगा? आपको। मुझे बताया जाएगा, हर जगह ताज पहनाएंगे, ये वो अवार्ड खूब होगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि बाकी हॉल के जितने लोग हैं, अगर 97, अगर मान लो यहां 100 लोग हैं, व्हाट आर द रेस्ट 97 पीपल, वो कहां गए? एड्रेस तो मैं यहां पूरे हॉल को कर रहा हूं ना, 3 सफल हुए, 97 कहां गए? उसको कोई नहीं पूछेगा। अब आप 3 बताइए, आप उस हॉल में हैं, आप एक सचिन तेंदुलकर, एक मोदी और एक मुकेश अंबानी है, लेकिन आप उस हॉल में हैं जहां बाकी सारे फेल हो चुके हैं, वो सारे डिप्रेस्ड हैं, डिजेक्टेड हैं, निराश हैं, नेगेटिव हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, और इस हॉल में आपको इनके साथ रहना। आप 3 कब तक खुश रहेंगे? हाउ लॉन्ग आर यू 3 guys going to be happy? कभी ना कभी तो दिस विल गेट ऑन टू यू ना। तो कौन सफल हो रहा है भाई इसमें? Who is getting? Which success are we running? The entire society is damn failing, man. This is the definition of success that we are teaching today. The entire society is failing. That is what I'm telling. There are so many things. अब 70 साल का तो मैं 10 मिनट में नहीं बता सकता. But almost everything that has been told in the past 70 years. कुछ तो मैंने बताया, peace, वो peace, शांति, वो उल्टा बताया मैंने, शुरू में बता दिया. Almost everything that has been told in the past 70 years is wrong. We need to simply rewrite it. Whenever I have time, next time I'll tell you. It takes a lot of time.
बिकॉज 70 साल की प्रोग्रामिंग है ना, सारी गलत है। तो वो इसीलिए बता रहा हूं मैं, एक दो उदाहरण दिए आपको। इसी तरह से सारी की सारी चीजें हमारी गलत हैं। एजुकेशन सिस्टम है यहां पर, इसमें भी हमारे फ्लॉज हैं, बहुत बड़ा फ्लॉ है। सिंपल सा फ्लॉ है, यहां पर कुछ एडल्ट भी बैठे होंगे, मेरी आयु के लोग भी, जिनके बच्चे बच्चे भी होंगे ना। इज एनीबॉडी ऑफ माई एज हियर? सर आप है ना वहां पर? हाँ। अभी एक बात बताइए, आप नहीं भी हैं तो अपने घर में सबने देखा होगा, आपने कभी देखा है घर में जब बच्चा होता है, छोटा पैदा भी होता है किसी का, तो मन में एक चिंता आती है। क्या आती है? उसके बारे में भविष्य को लेकर एक चिंता आती है। चिंता ना विचार आता है कि पता नहीं ये बच्चा क्या करेगा। आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्ची क्या करेगी। ये विचार का मतलब क्या है कि ये बड़ा होके पता नहीं करियर में क्या करेगा, क्या करेगी। राइट? फिर जब वो 4-5 साल का हो जाता है, हो जाती है, जब बात करने लगता तो एक सवाल पूछते हैं, क्या बनेगा बेटू? अब बेटू का टेंशन हो गया। अब बेटू का टेंशन हो गया कि इसका मतलब 25 साल के बाद दाल रोटी नहीं मिलेगी मुझे। राइट? आज से 1000 वर्ष पहले ये टेंशन नहीं थी, अब आपने टेंशन दे दी। बात करें, वी टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। वी हैव बिल्ट अ वेरी रॉन्ग फ्लॉड सोसाइटी मैन, विच इज प्रोग्राम्ड टू बी डिप्रेस्ड एंड फील्ड। अब वो बच्चा हो गया, उसके बाद मैं ये पूछता हूं कभी कभी, आप बताइए आप क्यों आए पढ़ने यहां पर? नर्सरी में ले गए, या जो बड़े हैं अपने बच्चों को ले गए, आप भी अपने भाई छोटे बहनों को ले गए होंगे, क्यों ले जा रहे स्कूल कॉलेज में? अगर मैं पूछूं समय हो तो कोई कहेगा हम पढ़ाने के लिए ले गए, कोई ज्ञान के लिए ले गए, कोई बोलता है करियर बनाने के लिए ले गए, कोई बोलता है बस ऐसे ही सब ले जाते हैं तो ले जाना है, क्या करना है। इज इट राइट? और कोई आंसर है आपके पास इसके अलावा? स्कूल कॉलेज आने का और कोई आंसर है? इधर यू कम फॉर नॉलेज और मेकिंग करियर और पर्सनैलिटी, और सिंपली बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग तो हम भी आ रहे हैं, और तो कोई कारण नहीं है ना। अब ये बताइए, जब शुरू में घर में बच्चा था आपको चिंता थी करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, स्कूल कॉलेज भी आप उसी के लिए ला रहे हैं। इस पूरे उसके जीवन चक्र में कभी किसी ने यह चिंता की ये मेरा बच्चा अच्छा पति बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मेरी बच्ची अच्छी पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी, अच्छी मां बनेगी कि नहीं बनेगी, अच्छा पिता बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा चाचा बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा मामा बनेगा कि नहीं बनेगा। ना किसी पेरेंट को चिंता है, ना विद्यालय में किसी को इस बात की चिंता है। अगर मैं आप प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरा एक टीचर बन गया आईएएस, मेरा एक टीचर बन गया टॉप हीरो, मेरा एक टीचर टॉप स्पोर्ट्समैन, स्टूडेंट टॉप स्पोर्ट्समैन बन गया। मैंने किसी इस बात की चिंता ही नहीं कि मेरा एक स्टूडेंट अच्छा पति बना कि नहीं बना, अच्छी पत्नी बनी कि नहीं बनी, अच्छी मां बनी कि नहीं बनी। उसके बाद अगर सब परिवार में त्रुटि है, तनाव है, तो हम किसको दोष दे रहे हैं भाई? Whom are we blaming, man? कोई सिखा रहा है आपको ये? ना आप सिखाओगे अगली पीढ़ी को? प्लीज करेक्ट दैट। इसीलिए बोल रहा हूं 70 साल की सारी प्रोग्रामिंग गलत है, सब रिवायर कीजिए। आई ऑन माई बिहाफ ऑफ माई जनरेशन सीक एन अपॉलॉजी दैट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, और हमने आपको पास ऑन कर दिया है। मुझे 7-8 साल पहले खुद समझ में आएगा, बट आपके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि मुझे किसी ने नहीं बताया, राइट? तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलो आगे बताओ। तो हम जाकर 2 सवाल हमारे पास बचे, ठीक है? बेसवाल पूछ ले क्या आप और को पे सवाल पूछे सर से? 2 हल्के हल्के सवाल पूछो, हल्के हल्के सर आंसर दे। ताकि 2 बोलो भैया बहुत गुस्सा के लाल आंखन से देख रहे हैं, हमें लगा कि मारे हमें ठीक है? तो उनको सत्य करवाए तो बहुत हमारे में हमें, तो सरपंच साहब के खास आदमी है, ठीक है? तो 2 सवाल ले, ठीक है? माइक पहुंचा दो, एक तो ये भैया है और दूसरा दूसरों को पूछे। तो 2 सवाल पूछे तो सर छोटे छोटे आंसर दे। हेलो सर, जय हिंद सर। जय हिंद। आओ झुक के सलाम करें उनको, आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। क्या बात है? कितने खुश नसीब होंगे वो, कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके खून वतन के काम आता है। क्या बात है? जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय मां भारती। सर आपसे क्वेश्चन है सर, हम लोग जो है कि पूरा मन धन और तन से आर्मी की तैयारी करते हैं, और बाद में पेपर होता है और रनिंग होती है, मेडिकल होता है, और फिजिकल में हम सही आते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि हमारा किसी वजह से मेडिकल में नहीं हुआ, फिर हम पुनः डालते हैं जिसे हम री मेडिकल कहते हैं। अब री मेडिकल डालने पुनः हमारा जो है कि फिर होगा, फिर हम नहीं सेलेक्ट होते हैं, फिर हम बहुत डिप्रेशन में चले
चले जाते हैं, फिर हम सोचते रहते हैं, पढ़ाई साइड हो जाती है और टेंशन रहता है, घर का टेंशन, दोस्त टेंशन, कोई पूछता है क्यों नहीं हुआ, क्या करेगा, अब कैसे होगा, मतलब तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका शिकार से मैं भी हूँ। अभी मैं दिया था, बेंगलोर गया था, तो मेरा मेडिकल में मैं छट गया, तो मैं बहुत परेशान हुआ, फिर भी मैं अपने आप को कर लिया। तो इसके बाद से जाना चाहता हूँ। एपीजे कलाम जो थे उनको भी छांट दिया गया था। दूसरे किसी को पूछना हो। अब्दुल कलाम थे, वो भी फौज में जाना चाह रहे थे, उनको भी इंटरव्यू से निकाल गया था। मैंने एक बात बताया था बीच में कि आप अपनी नियति पहचानिए, कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति राम बने। आपको उस धर्म की लड़ाई में जहां जो आपकी नियति लेके जाती है, आप उस पर पूरा 100% अपना काम कीजिए। दैट इज अबाउट ऑल। सिपाही बनने का शौक है, सिपाही मतलब क्या है, ये आधुनिक परिभाषा है जो पश्चिम से आई है। देयर इज एन आर्मी व्हिच इज सपोज्ड टू डू दिस एंड ऑल। सिपाही मतलब हर वो व्यक्ति सैनिक, हर वो व्यक्ति सैनिक है, सिपाही है जो अधर्म से लड़ता है। आपको समाज में जहां भी अधर्म होता दिखे, प्लीज गेट अप एंड फाइट। ये कौन हुआ पूछ लो सवाल भैया, की को पूछने। अब आजकल क्या है ना, एक और मैं बता देता हूं। हाँ, एक भ्रम और याद आ गया, ये भी प्लीज याद कर लेना, ये भी समझ लो आप बच्चों। मैंने बोला ना 140 करोड़ लोगों को डिवाइड करना है, तो उसी संदर्भ में आ रहा है। ये क्या किया है इन्होंने, एक बीच में वर्सेस है और एक टॉपिक इधर और इधर डाल देंगे और बोलेंगे फाइट। बॉक्सिंग देखिए, बॉक्सिंग में क्या करता है रेफरी, रेड ब्लू फाइट, यही करता है ना। तो ये बाहर की शक्तियां या अंदर भी हमारे आ गई हैं, यही काम कर रही हैं। इधर फाइट, मैन वुमेन फाइट, फेमिनिज्म फलाना ढिमकाना फाइट, दिस कास्ट फाइट। तुम वो लड़ाई से निकलोगे, दिस फेथ फाइट। तुम वो लड़ाई से निकलोगे, दिस लैंग्वेज फाइट। तुम उस लड़ाई से निकलोगे, लेबर मालिक यूनियनबाजी फाइट। तुम उस लड़ाई से निकलोगे, दिस आइडियोलॉजी फाइट। तुम ये लड़ाई से निकलोगे कि नॉर्थ ईस्ट और मेन स्ट्रीम फाइट। मतलब आप एक से निकलोगे वो दूसरा फाइट, एक से निकलोगे वो दूसरा फाइट। ये सारे के सारे निरर्थक हैं। देयर इज नो रीजन टू फाइट एनीवेयर। प्लीज अंडरस्टैंड, हम रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, सबका अपना अस्तित्व है। जो जंगल में पेड़ है, उसमें जो फ्लावर है और फल है, उसके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है क्या? फूल और फल के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है? जड़ और तने के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है? ठीक है ना। वो बड़े पेड़ छोटे पेड़ के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है? नहीं होता ना। हम क्यों कर रहे हैं यार? लेकिन अब क्या दिखाया आपको, जहां नहीं है सास बहू फाइट, हस्बैंड वाइफ फाइट, ये फाइट वो फाइट, ये फाइट वो फाइट, सब। लेकिन जब कहीं कोई छेड़ रहा है किसी लड़की को, कुछ कर रहा है, बोले अपने कुछ लेना देना नहीं है यार, छोड़ना, इधर से अलग चल। अबे जहां लड़ना है वहां लड़ नहीं रहे, जहां बिना मतलब लड़े जा रहे तुम लोग। प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट यार। जहां लड़ाई है प्लीज उसमें घुसो, इग्नोर मत करो उसको। और जहां नहीं है, कोई लड़ाने का प्रयास करे, मत लड़ो। ये काल्पनिक है, दुकान चलनी है, फिल्म चलनी है, मीडिया चलनी है, किताब चलनी है, नॉवल चलनी है, ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट पे चलते हैं। एक इधर का पक्ष होगा, एक इधर का पक्ष होगा, तभी तो टीवी सीरियल 150 एपिसोड चलेगा भाई, तभी तो उपन्यास बिकेगा, तभी तो हर चीज बिकेगी। एक काल्पनिक नैरेटिव गढ़ा जाएगा, ये नैरेटिव और ये नैरेटिव, हम दिन भर बहस करते रहेंगे। कोई कारण है ही नहीं। हम सब एक दूसरे के पूरक है। मैन एंड वुमेन, पुरुष नारी एक दूसरे के पूरक है कि विरोध में? अंतर विरोध है क्या? पूरक है ना भाई। पुरुष और नारी के समागम से तो हम सारे यहां पर हैं, तो इसमें काहे का द्वंद्व है भाई? तो ये आप किसी में ना पढ़ो, लेकिन जहां लड़ाई है वहां अवश्य लड़ो। ये बस ये बताना चाहता हूं। तो आप सब जनन की ओर से, अपनी ओर से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कविता सुना के वही सत्य को अपन खत्म करवे और अगलो सत्य जो है वो सत्य पर शुरू हो पावे। तो सर निवेदन है वो कि ये कविता आप हल्की सी को अनुसुना, कविता आपके भविष्य के लिए है। अगेन जो मैं बात कह रहा हूं अब तक, उसका सार है ये। किताबें अध्ययन करते हैं, ये एक सिपाही की सोच है। सिपाही कैसे, मेरा अध्ययन तो भैया ऑडियंस जमीन का है ना, मेरा अध्ययन तो जमीन का है, खून खराबे का है, बहुत रक्त बहाया है, शत्रु का भी अपना भी। अनुभव से कह सकता हूं बड़ा आनंद आता है अगर ये धर्म के मार्ग में रक्त बहे। तो जब भी अवसर मिले धर्म के मार्ग में रक्त बहाने का, अवश्य बहाइएगा देवी और सज्जनों। देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, राइट? वेरी गुड फीलिंग इट इज। क्योंकि हम कहते हैं ना कि पैसे के बारे में कहते हैं कि मरेगा तो लेके जाएगा, क्यों? पैसा 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 कर रहा है। अरे पैसा मरेगा, लेके नहीं जाएगा, छोड़ के तो जाएगा। रक्त तो बेटा जिस दिन मरोगे मिट्टी हो जाएगा, छोड़ के भी नहीं जा सकते तुम। तो अगर धर्म के मार्ग में बहाने का मौका मिले, खुलेआम बहाओ यार।
ठीक है ना। अब इतिहास को एक सिपाही किस दृष्टिकोण से देखता है, क्या सीखता है, मैं वो आपको बता रहा हूं इस कविता में। इतिहास की मोटी पुस्तकें, इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर काल खंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं, अक्षरों से प्रिंट होता है, रेखाओं से मानचित्र बनता है। हर काल खंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं, उन पीले सफेद पन्नों पर, उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है। यदि सोचते हो ऐसा तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी, कौन सी कहानी, फलाना सम्राट जीत गया, मानचित्र की रेखाएं बदल गई, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। तो इतिहास की बुक पर राइटर का नाम होता है ना, राइटर वो नहीं है, हिस्ट्री बुक का राइटर वो नहीं है जिसका उस पर नाम छपा होता है, हिस्ट्री बुक का राइटर वो नहीं है जो कलम से लिखता है, हिस्ट्री बुक का राइटर वो है जो खून से लिखता है इस धरती पर, ठीक है ना। उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है, क्योंकि नियति है यदि खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। अब अगर आपको ये विश्वास ना हो तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं मैं, जिससे हम ये स्पष्ट करेंगे। संग्राम यदि अहिंसा का था, गांधी जी की बात कर रहे थे, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों घटा था? बस से गए लाहौर, प्लेन से तो कारगिल क्यों फटा था? अब 3 दूसरी उदाहरण दूंगा मैं, जिसमें कि हम ये मान गए थे कि शांति से काम नहीं बनेगा, राइट। तो इसमें से पहला उदाहरण जो है वो सन 71 की लड़ाई का है, राइट। तो आखिरी लाइन क्या थी? बस से गए लाहौर तो कारगिल क्यों फटा था? किंतु जब हमने किया था वार, जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। रावण हो या दुर्योधन, रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो यह तुम्हारा भ्रम है। अभी चलो फिर भी नहीं मानते तो चलो एक डॉक्टर साहब होंगे कोई अगर यहां पर चिकित्सक, तो उनसे कहलवा देते हैं हम आपको कि मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा, मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा, और करना पड़े जो शल्य मतलब ऑपरेशन, करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो यह तुम्हारा भ्रम है। उसके बाद भी नहीं मानते तो ठीक है भाई, है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को, जो आतंकी हेड है ना वहां बैठे, है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहां बुलवा लो, और उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा लो। वरना एक सिपाही कह रहा है उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा दो, वरना करने दो मुझे अपना काम यार, तुम बैठो और मजा लो। यदि सोचते हो अन्यथा तो यह तुम्हारा भ्रम है। अब आखिरी है सिपाही की चेतावनी कि यार ये निकल गया मेरे दिमाग से। आखिरी चेतावनी है कि फिर होगा पुलवामा, मुंबई, ये जहां शत्रु की इच्छा, ठीक है। चेतावनी है फिर होगा पुलवामा, मुंबई, या जहां की शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून। पुलवामा की सड़क पे किसका खून था? हमारा। मुंबई सीएसटी प्लेटफॉर्म पे ताज होटल के फर्श पे किसका खून था? हमारा, राइट। बहेगा सिर्फ हमारा खून, या जहां शत्रु की इच्छा, और उस खून की हर बूंद भीगी हुई शिक्षा। नियति है यदि खून तो बहेगा, हम करें वार या फिर शत्रु करेगा। धन्यवाद देवी सज्जनों।